हेलो एवरीवन। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? ये प्योर फॉर्म के सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होते हैं। ये पूरा प्योर रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन हो गया, या तो प्योर फॉर्म का जर्मेनियम हो गया। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दिस टू इन देयर प्योर फॉर्म आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर इनमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है और वो पूरी प्योर फॉर्म में है, तो हम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को बोल सकते हैं कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 14 होता है, और जर्मेनियम का होता है 32। तो 14 के हिसाब से फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और इसके केस में 2, 8, 18, 4। ओके, तो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि सिलिकॉन जो होता है, एक प्योर फॉर्म का सिलिकॉन एक क्रिस्टल फॉर्म में है, वो कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो एक क्रिस्टल है सिलिकॉन का, तो उसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिलिकॉन्स के बहुत ही सारे एटम्स होंगे। तो हम अभी ड्रॉ करते हैं सिलिकॉन का क्रिस्टल, जिसमें बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स होंगे। तो ये सब हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये हम डिफरेंट सिलिकॉन एटम्स क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि एक लैटिस स्ट्रक्चर में ये कैसे दिखते हैं। मतलब एक क्रिस्टल है, उसमें जो डिफरेंट एटम्स होंगे, सिलिकॉन एटम्स होंगे, वो कैसे एक दूसरे से बंधे होते हैं। ठीक है, तो हमको ये पता है कि एवरी सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो हमको पता है कि जो सिलिकॉन होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वही 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सारे जब बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे वो बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो सिलिकॉन के एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं जब एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एवरी सिलिकॉन एटम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को हम 4 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 डॉट से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। एवरी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए सिलिकॉन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ 4 डॉट्स। अब देखो, ये जो 4 डॉट्स हमने ड्रॉ किया है, अब इनके बीच में हम बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। देखो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे किया जा रहा है। ये हम जो ब्रैकेट बना रहे हैं वो बेसिकली दिखा रहे हैं कि इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। कौन से टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करते हैं? सो दैट ये एक दूसरे से बंधे रह सकें, या तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर अब तुम देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर में ये अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो अब देख सकते हो कि एवरी सिलिकॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये पता है कि अगर किसी भी एक एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर में आता है, क्योंकि ऑक्टेट रूल तुमको पढ़ाया गया होगा, जिसमें ये बोला जाता है कि अगर किसी एलिमेंट अपना ऑक्टेट को फुलफिल करता है, 8 इलेक्ट्रॉन दिखाता है आउटर मोस्ट में, तो वो मोस्ट स्टेबल रहता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, सो दैट ये मोर स्टेबल फॉर्म में रहेगा अभी। तो ये ऑक्टेट रूल को अचीव करने के लिए ये क्या कर रहा है? शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन का। खुद के पास 4 इलेक्ट्रॉन था, तो दूसरे जो नेबरिंग एटम्स थे उनका एक इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करके अपना ऑक्टेट रूल को फुलफिल कर रहा है। तो ऐसे सारे जो एटम्स होते हैं वो अपना ऑक्टेट रूल को फुलफिल करते हैं बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन विद द नेबरिंग 4 एटम्स। ओके, तो ये हो गया मेरा जो स्ट्रक्चर तुम्हारा सिलिकॉन का है। सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सिलिकॉन अपना एक स्ट्रक्चर में है, मतलब लैटिस स्ट्रक्चर में है। अब ये पूरी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के फॉर्म में है, इसमें हम कोई भी इम्प्योरिटीज ऐड नहीं किए हैं। और मान लेते हैं कि ये बहुत ही कम टेम्परेचर में है। मानते हैं कि ये अभी 0 डिग्री केल्विन में है। 0 डिग्री केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस। तो -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अभी ये क्रिस्टल को मैंने रखा है।
तो इतने कम टेम्परेचर में क्या होता है, इनको ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मेरे पास अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि टेम्परेचर ही बहुत ही कम है। तो लेकिन अगर तुम धीरे धीरे टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तब उस टाइम क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करेंगे और बॉन्ड ब्रेक होने से ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। लेकिन जब तुम्हारा टेम्परेचर बहुत ही कम होगा उस टाइम क्या है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए रहेंगे, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन ही करेंगे और कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा। उस टाइम ये जो सेमीकंडक्टर है वो बिहेव करेगा एज ए इंसुलेटर। इंसुलेटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ही नहीं है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है, कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं गया है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्यों फ्री नहीं है, क्योंकि अभी टेम्परेचर इतना कम है कि इतने कम टेम्परेचर में बॉन्ड नहीं टूटेगा। बॉन्ड को टूटने के लिए टेम्परेचर चाहिए और इतने कम टेम्परेचर में बॉन्ड नहीं टूटेगा, इसलिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसका मतलब कंडक्शन बैंड मेरा एम्प्टी है, और अगर कंडक्शन बैंड एम्प्टी है तो ये बिहेव करेगा एज ए इंसुलेटर, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये टेम्परेचर को धीरे धीरे इंक्रीज करता हूँ, ये क्रिस्टल को टेम्परेचर को धीरे धीरे इंक्रीज करता हूँ और रूम टेम्परेचर तक भी आ जाता हूँ, तो रूम टेम्परेचर में भी क्या होता है ना, जो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर से क्या होगा, कुछ बॉन्ड्स होंगे जो कि टूट जाएंगे, क्योंकि जो रूम टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर में कुछ एनर्जी होगा जिस एनर्जी से ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, बिकॉज अभी जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर है, और रूम टेम्परेचर में तुमको पता है इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाता है कि कोई एक बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक कर जाएगा। तो क्रोर्स ऑफ बॉन्ड्स है, इनमें से कोई एक दो बॉन्ड्स ब्रेक कर सकता है इजीली रूम टेम्परेचर में। और वो बॉन्ड क्यों ब्रेक कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर ही रेस्पॉन्सिबल है इस बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो जो टेम्परेचर होगा वो एक हीट एनर्जी है, उसी हीट एनर्जी को जब ये हीट एनर्जी क्रिस्टल गेन करेगा तो कोई एक दो बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक कर जाएंगे, और जैसे बॉन्ड ब्रेक करेंगे इलेक्ट्रॉन मेरा फ्री हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो बॉन्ड है उसको हम एनर्जी मिल गया रूम टेम्परेचर में, और ये बॉन्ड मेरा क्या कर गया ना, ब्रेक कर गया। तो जैसे बॉन्ड ब्रेक किया, ये जो इलेक्ट्रॉन है अभी क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अभी फ्री हो गया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो अभी फ्री हो गया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ इसी जगह में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। उस जगह पे अभी इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है ना, वो जगह से इलेक्ट्रॉन तो चला गया। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, और उसी वैकेंसी को बोला जाता है होल। तो इसका मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा वो अभी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बॉन्ड ब्रेक करके खुद निकल जाएगा, फ्री हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, और उसी वैकेंसी को हम बोलते हैं होल। यहाँ से आ रहा है मेरा होल का कॉन्सेप्ट। तो होल कुछ नहीं होता है, बेसिकली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होता है, उसी वैकेंसी को हम बोलते हैं होल। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, होल को हम मानते हैं पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जब हम क्रिस्टल को गर्म करेंगे या तो हीट करेंगे तो क्या होगा ना, कुछ ऐसे बॉन्ड्स होंगे जो कि टूटेंगे। और वो बॉन्ड क्यों टूट रहे हैं, क्योंकि उनको एनर्जी मिल रहा है। कहाँ से एनर्जी मिला, थर्मल एनर्जी मिल गया। ठीक है, तो वो जो थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करके बॉन्ड को ब्रेक करके फ्री हो रहा है, जैसे वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है तो जहाँ पे वो बॉन्ड फॉर्मेशन किया था वहाँ पे एक होल बन जा रहा है, और यहाँ से मेरा होल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, तो प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के केस में ऐसे करके मेरा इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, और वहां पे जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वहां पे होल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो क्रिस्टल है इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन का मतलब ऐसा समझो कि मैं इसको वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इस क्रिस्टल को वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक बैटरी होना चाहिए, तभी जाके मैं इसको एक वोल्टेज अप्लाई कर सकता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है मुझे। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तभी जाके इलेक्ट्रॉन का मोशन एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में या तक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है। देखो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ है वो कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन करंट कब मिलेगा हमको, अगर हम इस फ्री इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा पाए तभी जाके हम बोल सकते हैं कि हमको करंट मिल रहा है। तो अभी ये क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा देंगे तो हम बोल सकते हैं कि मेरा करंट फ्लो हो रहा है। तो कैसे करके हम इस इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, ऑब्वियसली बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो ये जो क्रिस्टल है इसको अगर मैं एक बैटरी से कनेक्ट करा दूं, मतलब बैटरी का एक पॉजिटिव प्लेट होगा, ये मान लेते हैं बैटरी का पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। ये एक बैटरी का नेगेटिव प्लेट है और ये बैटरी का पॉजिटिव प्लेट है।
तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मतलब जब मैं बैटरी से कनेक्ट किया, मैं बोल सकता हूँ कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एप्लीकेशन है उसका डायरेक्शन कैसे देना है, बैटरी के पॉजिटिव से टुवर्ड्स नेगेटिव। तो इसका मतलब हुआ ये जो क्रिस्टल है कि नहीं, इस क्रिस्टल का नीचे में हमने क्या किया है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है और बैटरी का नेगेटिव को कनेक्ट किया है ऊपर में। तो ऐसे करने से क्या होगा ना, अब ये इलेक्ट्रॉन का मोशन में आएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में आ जाएगा। कैसे? एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। कैसे? देखो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव प्लेट की ओर आना चाहेगा कि नहीं। इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव के ओर अट्रैक्टेड होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, नीचे के डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा कि नहीं। पॉजिटिव प्लेट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में वो आना चाहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा था, फ्रॉम बैटरीज पॉजिटिव टुवर्ड्स बैटरीज नेगेटिव। ये एरो मार्क देख रहे हो, ये बेसिकली मैंने डिफाइन करा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। और ये कन्वेंशन याद रखो कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स मेरे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा कौन फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके ऑपोजिट में मेरा करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो करंट नीचे से ऊपर जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, तो बेसिकली मैंने पहले क्या डिफाइन कर लिया कि मेरे पास एक बैटरी है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। पॉजिटिव टर्मिनल को नीचे दिखाया, नेगेटिव टर्मिनल को ऊपर दिखा दिया, और प्लस टू माइनस मैंने एक एरो मार्क दिया जो डिफाइन करेगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब मैंने अभी इस क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैं इस क्रिस्टल को एक बैटरी से कनेक्ट करूंगा, मतलब क्रिस्टल का जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसको मैं बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर दूंगा, और ये क्रिस्टल है उसके ऊपर वाले हिस्से को मैं बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि अभी मैं बोल सकता हूँ कि मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है इस क्रिस्टल को। ठीक है, ये क्रिस्टल को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन होगा, वो कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम प्लस टू माइनस, फ्रॉम बैटरीज पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। तो इसलिए मैंने देखो ये जो एरो मार्क ड्रॉ किया है इसको नीचे से ऊपर ड्रॉ किया है, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पे ई स्टैंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे पता चल गया, नीचे से ऊपर हो रहा है, प्लस टू माइनस जा रहा है। तो अब मुझे बताओ कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा अभी नहीं सोचना है, अभी सोचना है इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन तो तुमको पता है कि वो तो चाहेगा बैटरी के प्लस की ओर जाने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो प्लस चार्ज की ओर जाना चाहेगा। तो ये चाहेगा नीचे आने के लिए, मतलब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वहां पे वो आना चाहेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आना चाहेगा तो मैं बोल रहा हूँ करंट ऊपर जाना चाहेगा। ऑलवेज रिमेंबर, इफ करंट इज मूविंग अपवर्ड देन इलेक्ट्रॉन शुड मूव डाउनवर्ड। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड तो करंट शुड मूव अपवर्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड, और ये जो करंट होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा करंट का भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो करंट है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये कंफर्म हो गया कि एक करंट तो है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से मिल रहा है, और ये करंट अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। ठीक है, अब देखो जो ये होल है ना वो भी मूव करेगा। एक्चुअली में होल नहीं मूव करेगा, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे, लेकिन तुमको ऐसे फील होगा कि ये होल से मूव कर रहे हैं। देखो कैसे, यहाँ पे जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है क्या उसका भी मर्जी, क्या उसको भी मन नहीं कर रहा होगा कि वो प्लस की ओर अट्रैक्ट होके जाए, नीचे जाए, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो तो आराम से नीचे चले आएंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका भी तो मन है कि नहीं, उसका मन क्या है, उसको भी तो नीचे आना है, उसको भी तो पॉजिटिव प्लेट्स की ओर अट्रैक्ट होना है कि नहीं। तो वो भी चाह रहा होगा, लेकिन वो एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो आराम से आ सकता है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसका मन तो है। इसके ऊपर भी तो ये फोर्स लग रहा होगा जो कि उसको नीचे खींच रहा होगा, है कि नहीं। जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स था जो कि नीचे खींचा, वैसे इसके ऊपर भी एक फोर्स लग रहा होगा जो कि इसको नीचे खींच रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन भी नीचे आना चाहेगा, लेकिन ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉन्डेड ही रहेगा। तो ये क्या करेगा, ठीक है मैं यहाँ पे बॉन्डेड हूँ, यहाँ से मैं गायब होता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ। अभी भी तो मैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ही तो हूँ ना, ठीक है, अभी भी तो मैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ही हूँ। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा कि नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ जो होल पहले यहाँ पे था अभी यहाँ पे आ गया। तो ऐसे नहीं लग रहा है कि जो होल है वो ऊपर मूव करना चाह रहा है, ऊपर ऊपर जाना चाह रहा है।
क्यों ऊपर ऊपर जाना चाह रहा है? क्योंकि होल जो है उसको तो अट्रैक्ट कर रहा होगा ये जो बैटरी का माइनस टर्मिनल, हाँ कि नहीं? क्योंकि होल पॉजिटिव नेचर का है तो वो तो अट्रैक्टेड होगा बैटरी के नेगेटिव के ओर, तो ऐसे करके होल ऊपर ऊपर जाना चाहेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो होल है वो ऊपर जाना चाह रहा है। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि होल जो है, होल पॉजिटिवली चार्ज होल वो ऊपर ऊपर जाना चाह रहा है। और ये याद रखो कि कभी भी अगर कोई पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाना चाहेगा तो उसके लिए जो करंट आएगा वो डाउन, वो भी उसी डायरेक्शन में ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो होल करंट होगा वो भी सेम ही डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में होल मूव करेगा उसी डायरेक्शन में हमको करंट मिलेगा। जब नेगेटिव चार्ज के बारे में बात कर रहे थे, नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके ऑपोजिट में उसका करंट। देखो चार्ज का मूवमेंट हो रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो दूसरा केस होता है, नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है तो दूसरा केस। नेगेटिव चार्ज के केस में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज कौन था? इलेक्ट्रॉन था। तो इलेक्ट्रॉन के केस में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके ऑपोजिट में हमको करंट मिलता है। लेकिन अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है वो मूव कर रहा है तो उसी के ही डायरेक्शन में हमको करंट मिलता है। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस डायरेक्शन में मेरा होल का मूवमेंट हो रहा था, होल का मूवमेंट बेसिकली तुमको कैसा लग रहा था? पहले होल यहाँ पे था, अभी यहाँ पे आ गया ना, तो होल तो तुमको लग रहा है कि ऊपर ऊपर जाना चाह रहा है। तो इसलिए मैंने होल जो था एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, उसका डायरेक्शन दे दिया अपवर्ड, वो ऊपर ऊपर जाना चाह रहा है। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं उनके लिए जो करंट आता है वो उसी के ही डायरेक्शन में रहता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो चार्ज था इसके फ्लो के लिए भी एक करंट होगा, जिस करंट को हम उसी के ही डायरेक्शन में दिखाएंगे जिस डायरेक्शन में ये होल मूव कर रहा है। तो होल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा होल करंट भी उसी डायरेक्शन में तुमको दिखाना है, ये तुमको याद रखना है। ठीक है, ये कन्वेंशन है, यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के केस में क्या कहा गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और वो जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है या तो करंट फ्लो करता है। लेकिन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के केस में यह याद रखना है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगर ऊपर जाएंगे तो उनके लिए जो करंट होगा, फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो जब चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसके लिए जो करंट मिलेगा वो करंट उसी के ही डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में वो चार्ज मूव कर रहा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था होल, वो तो तुमको लग रहा था कि ऊपर ऊपर जा रहा है, एक्चुअल में होल का मूवमेंट नहीं हो रहा है, एक्चुअल में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसका ही मूवमेंट हुआ है। लेकिन ऐसे तुमको लग रहा है कि मेरा होल का भी मूवमेंट हो रहा है, होल अभी यहाँ से यहाँ पे आ गया है, तो होल तुमको लग रहा है कि ऊपर ऊपर जाना चाह रहा है। और तो मैं इसलिए ये डायरेक्शन तुमको दिखाया है कि होल जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि ऊपर ऊपर जाना चाह रहा है। और उसके लिए जो करंट होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए करंट था वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। होल के केस में तुमको ये मानना है कि होल अगर ऊपर जा रहा है, होल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो अगर ऊपर जा रहा है तो उसके लिए जो करंट होगा वो भी ऊपर ही जाएगा, तो ये करंट भी ऊपर जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चला कि बोथ ये करंट और ये करंट, होल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट ऊपर ही जाना चाह रहे हैं, मतलब उसी डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं जिस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है उसी डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रिक करंट भी, मतलब इलेक्ट्रॉन करंट भी मूव करेगा और होल करंट भी मूव करेगा। तो ये जो दोनों करंट है वो दोनों मिलके एक करंट देते हैं, दैट इज योर नेट करंट, टोटल करंट। तो मैं अभी लिख सकता हूँ द नेट करंट जो है दैट इज द होल करंट प्लस इलेक्ट्रॉन करंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि जो प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनके केस में जब नॉर्मली वो कोल्ड टेम्परेचर में रहते हैं, बहुत ही कम टेम्परेचर में, 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर में, -273 केल्विन में, तो उस टाइम कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ऐसा टाइम आएगा कि तुम्हारा बॉन्ड्स ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। तो जब ये बॉन्ड्स ब्रेक करना स्टार्ट हो गए तो क्या होगा, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हो जाएंगे और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे बॉन्ड ब्रेक करेगा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे एक जनरेट होगा वैसे उसी जगह में एक होल भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ उसी जगह में एक होल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतने होल्स भी जनरेटेड होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेटेड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स जनरेटेड। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेटेड होंगे उतने ज़्यादा होल भी जनरेटेड होंगे। और ये फेनोमेनन जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा तुम इंक्रीज करोगे उतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेटेड होंगे, उतने ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक्स करेंगे, उतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे और उतने ही ज़्यादा वैकेंसीज भी क्रिएटेड होंगे। और जितने ज़्यादा वैकेंसी उतने ज़्यादा होल्स भी फॉर्मेशन होंगे। ये नंबर इक्वल होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ओके,
और इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से तो मेरा इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन हो गया, मुझे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे मिल गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव भी कराना है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मान लो कि एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ये सारा जो क्रिस्टल था इसको एक बैटरी से कनेक्ट किए, तो इसका मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया उस क्रिस्टल को। ये जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने ऐसे अप्लाई कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है, बहुत सारे लाख्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक ही बॉन्ड तो ब्रेक नहीं हुआ होगा, बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक किया होगा। तो जितने ही बॉन्ड ब्रेक किए होंगे वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेटेड हुए होंगे, वहां पे होल्स भी बने होंगे, और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी मोशन में आना स्टार्ट करेंगे, जैसे तुमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और इनका जो मोशन होगा वो किस डायरेक्शन में रहेगा, वो बेसिकली रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। वो क्यों ऐसा हो रहा है वो बताया था, क्योंकि नीचे पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और ऊपर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम प्लस टू माइनस, ऐसे एरो मार्क दिखा देना है अपवर्ड, ठीक है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव करना चाहेंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो जब भी टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट मूव करेंगे मतलब डाउनवर्ड मूव करेंगे, तो हमको ये पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डाउनवर्ड मूव करना चाहेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ओके, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, मैं बोल सकता हूँ कि जो करंट होगा वो ऊपर जाएगा, क्योंकि जब भी कोई एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नीचे आता है तो उसके लिए जो करंट बनता है वो ऊपर जाता है, ठीक है। तो चार्ज का जो मोशन होता है उसी से ही तो करंट मिलता है ना। तो लेकिन ये है कि जो करंट मिलता है ना हमको, करंट जो मिलता है उसका जो डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट होगा, किसका, किससे ऑपोजिट होगा, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक कन्वेंशन है, इसको याद रखना है। दूसरा कन्वेंशन क्या है, होल कैसे मूव करेगा। तो यहाँ पे होल का भी मूवमेंट होगा, जैसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो यहाँ पे होल का भी जो होगा मूवमेंट होगा, लेकिन वो कैसे होगा देखो, जैसे यहाँ पे कोई एक, पहले तो यहाँ पे तुम्हारा होल बना था, यहाँ पे होल बना था और यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ही था, तो जो यहाँ का एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको भी तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली फ्री इलेक्ट्रॉन को ही ये पॉजिटिव प्लेट खींच रहा होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच रहा होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसको भी खींच रहा है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से गायब होके यहाँ पे अपेयर कर रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ा पास तो आ गया ना पॉजिटिव प्लेट के, ठीक है, अट्रैक्शन हो रहा है, नीचे खींच रहा है, तो यहाँ का जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो भी थोड़ा नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अभी होल बन जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे अभी होल बन गया, और मैं बोल सकता हूँ कि जो पहले यहाँ पे होल था वो अभी यहाँ पे है, तो मतलब होल जो है वो ऊपर ऊपर जाना चाहेगा, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा होल ऊपर ऊपर जाना चाहेगा। तो होल का मूवमेंट तो अपवर्ड हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जो होल पार्टिकल है, इस पार्टिकल को मैं एच से डिनोट किया हूँ, होल पार्टिकल, वो एक पॉजिटिवली पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि ऊपर ऊपर जाना चाह रहा है। तो अगर ये होल पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा है तो इसके लिए जो करंट बनेगा वो भी ऊपर जाना चाहेगा, क्योंकि कोई एक पॉजिटिवली चार्ज के लिए जो करंट बनता है वो भी उसी के डायरेक्शन में बनता है। करंट इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरा था, इलेक्ट्रॉन के लिए ऑपोजिट फ्लो करना है, करंट जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। और होल पार्टिकल के लिए क्या लेना है कि होल पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसी के डायरेक्शन में करंट, होल करंट जो होगा वो फ्लो करेगा। तो ये जो करंट है वो बेसिकली इनके मूवमेंट के लिए हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट तुमको मिल रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ होल पार्टिकल एंड नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये याद रखना है। और ये जो करंट होगा वो सेम ही डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में तुम्हारा होल पार्टिकल मूव कर रहे होंगे, इसलिए मैंने इसको भी अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया है। अच्छा, तो मुझे दो करंट मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है होल करंट और दूसरा मिल रहा है इलेक्ट्रॉन करंट, और दोनों करंट को मिलाने से जो करंट बनेगा दैट इज योर नेट करंट। Okay, so this is all about intrinsic semiconductor. In the next video we will discuss about extrinsic semiconductor. Thank you.